नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद अब से थोड़ी ही देर में दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच 1955 में स्थापित हुए राजकीय संबंधों को नई दिशा देगा मंगोलिया के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा। साथ ही होगी बात बिहार विधानसभा चुनाव की, लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओक्ता ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। महागठबंधन में नहीं सुलझा सीट बंटवारे का पेच तो कांग्रेस जारी कर देगी प्रत्याशियों की लिस्ट। कुपवाड़ा में एलओसी पर सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। 2 आतंकवादी ढेर, कुछ अन्य आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी, भारत नियम आधारित व्यवस्था का पक्षधर। और भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीती। और अब से थोड़ी ही देर में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओक्ता ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति ओक्ता की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। राष्ट्रपति ओक्ता और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया और दोनों ही नेताओं के बीच इस समय बातचीत जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और उच्च अधिकारी शामिल हैं। एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति ओक्ता भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। भारत और मंगोलिया रणनीतिक साझेदार हैं। 1955 में भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ओक्ता की ये पहली भारत यात्रा है और अपनी इस 4 दिवसीय राजकीय यात्रा में राष्ट्रपति ओक्ता अपने साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत पहुंचे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओक्ता ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव ने मंगोलिया के राष्ट्रपति को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओक्ता के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई। ये दृश्य आप देख रहे हैं। एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति ओक्ता भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत और मंगोलिया के राजकीय संबंध 1955 में स्थापित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा की थी। उस समय दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था।
पिछले 7 दशकों में दोनों देशों ने साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। राष्ट्रपति उखना की इस यात्रा में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने इस उम्मीद को जताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आने वाले एक दशक के लिए दोनों ही देशों की साझेदारी में एक नई दिशा तय करेगी। ये साझेदारी रक्षा और सुरक्षा, संसदीय आदान प्रदान, विकास साझेदारी, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में एक लंबी साझेदारी दोनों देशों की रही है। भारत और मंगोलिया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भी एक दूसरे के साझेदार हैं। 70 वर्षों की इस साझेदारी को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत राष्ट्रपति उखना की इस यात्रा के साथ दोनों देशों की साझेदारी में कुछ नए क्षेत्रों को तलाशने पर राष्ट्रपति उखना और प्रधानमंत्री मोदी की यह वार्ता बेहद अहम है। और अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति उखना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जारी है। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी भारत और मंगोलिया संबंधों की। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी महासचिव और बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। हालांकि सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस जहां 71 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस को मात्र 61 सीटें देने की बात कर रही है। इसी बीच कल कांग्रेस नेतृत्व ने तेजस्वी से मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में आज की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, जिस पर इंडी गठबंधन के घटक दलों की भी नजर बनी हुई है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है, वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से, जबकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को राजद का सिंबल दिया। इनमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी सीट से रेखा पासवान। संदेश सीट से दीपू यादव को
टिकट दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मनेर सीट से भाई वीरेंद्र को दिया है और ये टिकट का बंटवारा लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वापस जाने के बाद किया है। मसौड़ी सीट से रेखा पासवान को, हालांकि कल जब तेजस्वी यादव दिल्ली थे तो कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। साहेबपुर कमाल सीट से ललन यादव को, हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा को, तो इन तमाम सीटों के टिकट के बंटवारे लालू प्रसाद यादव ने किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी सीट बंटवारे के किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी है। उससे पहले ये टिकट बंटवारे किए गए हैं आरजेडी से के। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए के 5 पांडव चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। हम लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है, अभी तक तो कोई और दल भी जो है सभी पूरा सीट जारी नहीं किया है, तो हम लोग का कोशिश है कि उसमें भी हम सबसे पहले जो है एनडीए के सभी घटक दल उम्मीदवार की घोषणा कर दें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। हमने सीटों की संख्या तय कर ली है और सीट वितरण को लेकर बातचीत अब अंतिम दौर में है। बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय अंतिम चरण में है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। और चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों पर अब चुनाव आयोग की सख्त निगरानी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों और जम्मू कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी चुनावी विज्ञापनों को मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी यानी एमसीएमसी से पहले से प्रमाणित यानी प्री सर्टिफाइड करवाएं। आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया या इंटरनेट वेबसाइट पर बिना अनुमति जारी नहीं किया जा सकेगा। जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी समितियां गठित की गई हैं जो सभी विज्ञापनों की पूर्व जांच करेंगी। साथ ही मीडिया में पेड न्यूज़ के मामलों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों से ये भी कहा है कि वे अपने प्रमाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी नामांकन के समय देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अपने सोशल मीडिया प्रचार पर हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर आयोग को देना होगा। इन खर्चों में इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, वेबसाइट्स पर प्रचार और सोशल मीडिया अकाउंट्स के रखरखाव पर हुआ खर्च भी शामिल रहेगा। और पटना से बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों पर और बात करने के लिए कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो सीट बंटवारे की संख्या सामने आ गई है, लेकिन नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो वही महागठबंधन में अभी ये भी कवायद पूरी नहीं हुई है कि संख्या का क्या फॉर्मूला होगा। इस समय दोनों गठबंधनों को अगर आप देखते हैं तो चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन एक तरह से संशय दोनों जगह दिखाई देता है।
बिल्कुल संशय दोनों जगह है और जहां तक महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं तो महागठबंधन में भारी संशय है क्योंकि आप जिस तरीके से कल राहुल गांधी से नहीं मिले राहुल गांधी नहीं मिले तेजस्वी यादव से, लेकिन बाद में केशव वेणुगोपालन और खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक हुई और कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि कम से कम वो 71 सीट्स यानी 71 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बाद में पहले था कि 55 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी का कहना था, लेकिन बाद में 61 सीटों पर राजी हो गई आरजेडी, लेकिन 71 सीट पर लड़ने के लिए बिल्कुल ही वो ये जिद पे अड़े हुए हैं। और इस बीच जो बयान आए हैं, खासकर कृष्णा लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका जो बयान आया है वो भी महागठबंधन की एकता को खंडित करने वाला है। और खासकर जहां उन्होंने कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमें 243 सीटों पर लड़ना पड़े तो हम अकेले चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। तो इस बयान से कम जो अगर 61 सीटें मिलती है या 56 सीटें मिलती हैं तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट है या कैंडिडेट जो बनेंगे उनमें भारी रोष है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो सफलता जो है बहुत संदिग्ध है और 1 या 2 सीटें भी ले आए तो मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन यहाँ पे है ही नहीं। अब इसके कृष्णा लावरू के बयान को इन लोगों ने गंभीरता से लिया है और आलोचना भी की है। अब देखना होगा कि आज सीईसी की जो बैठक होगी कांग्रेस की, हालांकि हमें जहां तक कांग्रेस के सूत्रों से बात हुई है तो लगभग कांग्रेस ने 114 सीटें जो है उसको फाइनलाइज किया है कि स्थिति अगर हुई तो हम पूरे के पूरे विधानसभा का चुनाव विधानसभा सीट पर हम लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं है। सीईसी की बैठक में भी जो 56 सीटें हैं या 61 सीटें हैं वो भी लगभग फाइनलाइज है और उसको हरी झंडी दिखाया जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ पर आरजेडी के साथ उनका जो समन्वय है बिल्कुल एक से मौन व्रत साधे हुए जो महागठबंधन के नेता हैं, खासकर मुकेश सहनी जो काफी कुछ बोल रहे थे, डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, 61 सीटों की बात कर रहे थे, वो भी मौन है। सीपीआई एमएल जो 40 सीटों की मांग कर रही थी उनको आरजेडी की ओर से 23 सीटों का ऑफर दिया गया है, सीपीएम को 6 सीटों का ऑफर दिया गया है और 4 सीटें जो है सीपीआई को दी जाएगी और 15 से लेकर 16 सीटें मुकेश सहनी को दी जाएगी। ऐसा फाइनल जो है ड्राफ्ट है वो बन के तैयार है, लेकिन उस पर मुहर कब लगेगी इसकी चिंता है, क्योंकि अभी नामांकन का वक्त भी आप समझ सकते हैं 17 तारीख को लास्ट है, पहले दौर का जो मतदान होगा उसके लिए 17 तारीख अंतिम तिथि है और उम्मीदवार भी ऊहापोह में, जो महागठबंधन के उम्मीदवार है ऊहापोह में। अगर किसी से आप बात किए तो वो उनको भी असमंजस में है कि एक तो टिकट कटेगा या मिलेगा, कौन से सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, ये भी संशय की स्थिति है। तो महागठबंधन की स्थिति अभी ये है। और अगर मैं एनडीए की बात करूं तो वहां से जो खबरें आ रही है, सिंबल बांटना अपने प्रत्याशियों को, क्या ये बताता है कि एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करने का ही काम है ये, जो कल लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से सिंबल बांटे, या फिर लालू प्रसाद यादव भी तैयार हैं किसी तरह के टकराव के बाद अकेले चुनाव में जाने के लिए? तो खबर आपने जो कही कि लालू प्रसाद ने सिंबल बांटे, कम से कम 40 उम्मीदवारों को उन्होंने अपना सिंबल दिया, लेकिन खबर यह भी है कि जब तेजस्वी यादव लौट के वापस आए दिल्ली से तो उन्होंने सिंबल वापस भी ले लिया, ये भी खबर है। और दूसरी तरफ अगर देखें कि एक और घटक दल जो है सीपीआई एमएल, तो सीपीआई एमएल ने भी लगभग 17 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और बोला कि जाके प्रचार करो। तो एक बहुत बड़ी उधेड़-बुन की स्थिति है। जैसे कि मैं बात करूं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक सीट है घोसी, तो घोसी सीट से वहां के कद्दावर नेता थे जो कभी कांग्रेस में रहे थे, कभी जनसंघ में रहे थे, फिर जदयू के भी एमपी हो जहानाबाद से, तो अचानक उन्होंने आरजेडी का दामन थामा, इसलिए कि उनके बेटे का टिकट कंफर्म हो जाए आरजेडी से। लेकिन वो सीट महागठबंधन के मालिक है, सीपीआई एमएल का वो सीट है और सीपीआई एमएल ने अपना सिंबल रामबली यादव जो उम्मीदवार है उनको दे दिया है। तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई है कि अब माले वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है और ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जो जगदीश शर्मा के सुपुत्र हैं राहुल कुमार, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो एक असमंजस की स्थिति है यहाँ पर महागठबंधन में। अगर हम कहें एनडीए में भी थोड़ी सी खटपट की बात नजर आ रही है, खास करके नालंदा सीट पर जो एलजेपी को दे दिया गया राजगीर सीट, और एक और सीट है सोनबरसा जहां से रत्नेश सदा मंत्री है बिहार सरकार में और जदयू कोटे से हैं। तो इस सीट को लेकर के वहां भी जीत चल रहा है, एनडीए के अंदर भी जीत चल रहा है। हालांकि उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास है और शाम 5 साढ़े 5 तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कि एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उपस्थित होंगे और एक तरह से सीटों का ऐलान तो होगा ही, सीटों का ऐलान तो हो ही चुका है। कौन पार्टी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, ये भी 5 साढ़े 5 बजे खुलासा इसका हो जाएगा। कुमार आलोक, क्या एनडीए में भी सीटों की संख्या के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक नाराजगी जाहिर की अपने ट्वीट के जरिए? क्या ये माना जा रहा है क्योंकि अब जब सीटों पे उम्मीदवारों की बात होगी तो फिर एक पेज भी फंसता दिखाई दे रहा है?
देखिए, जहाँ तक एनडीए में आप कह रही हैं सीटों का पेच फंसेगा, तो उसकी संभावना कम है, क्योंकि जो सीटें मांझी की पार्टी जो है, हमने जो सीटें, उनको 6 सीटें मिली हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित, ज़्यादातर उसमें रिजर्व सीट है, तो वहाँ कोई रस्साकसी नहीं है एनडीए के भीतर। अब उपेंद्र कुशवाहा की जो सीटें हैं, उस पर थोड़ा मंथन हो सकता है, थोड़ा उसमें विवाद हो सकता है, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट कर दिए जाने की संभावना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राजगीर, आप नालंदा जो क्षेत्र है, वो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और अगर नीतीश कुमार किसी को भी खड़ा कर दे तो वो सीट नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा। तो वहां पर किसी की दखलंदाजी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, और जो सीट शेयरिंग हुआ है उसमें राजगीर सीट एलजेपी को चला गया है। और उसी तरीके से मैंने बताया कि सोनबरसा का जो सीट है, वो जदयू के मंत्री वहां से सिटिंग एमएलए है, और वहां वो सीट लोजपा को गई है। तो थोड़ा विवाद यहां पर चल रहा है, और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। जी, आलोक, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मुद्दों की अभी बात करें, हालांकि अभी तो ये राजनीतिक पार्टियां अपने साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर ही एक तरह से मंथन कर रही हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए एक ऐसी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन 2015 के चुनाव की बात करें, 20 की बात करें और 25 की बात करें, तो कांग्रेस को आरजेडी का समर्थन जमीन पे मिलते उस तरह से नहीं देखते जब हम जीती हुई सीटों की संख्या देखते हैं। ऐसे में अब ठीक चुनाव से पहले अगर तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं, राहुल गांधी नई मुलाकात करते और वोट अधिकार यात्रा में लगातार साथ साथ थे, तो ये क्या मैसेज देता है खासकर कार्यकर्ताओं में? देखिए, मैं पहले से ही मैं कहता रहा हूं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जो कल दिल्ली गए थे, वो किसी सीट शेयरिंग के लिए नहीं गए थे, क्योंकि अब बिहार में ही काफी कम समय बचा है, और बिहार में ही उनको काफी कुछ करना है अपनी पार्टी के लिए और महागठबंधन को लेकर के। वो राउज एवेन्यू में जो उनका केस था लैंड फॉर जॉब के लिए, वो उसके लिए गए थे। अब रही बात कि जब गए ही थे दिल्ली, तो मिल लिए राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, या कांग्रेस से मिलने की कोशिश की। तो यह एक दूसरी बात, जो दूसरा पेश जो बड़ा फंस रहा है कांग्रेस के लिए, अगर हम कहें कि कांग्रेस का कोई जमीन है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस ये कहती आई है कि हमें भले ही नाम का 70 सीट दे दिया, नंबर में तो हम 70 सीट हमको दे दिया गया, लेकिन मुझे पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं कि 2020 में जो हमें नंबर के नाम पर 70 सीटें दे दी गई, लेकिन वो 70 सीटें ऐसी थी जो टफ सीटें थी, बहुत ही टफ सीटें थी, जहां पर आरजेडी कभी नहीं जीत पाई है, जहां पर अपोजिशन बीजेपी और जेडीयू का वो बैसन था, कम से कम 40 सीटें हमको दी गई, और हम उस टफ सीट के चलते हम 19 सीटों पर अटक गए। तो ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन आरजेडी और अन्य गठबंधन जो उनके सीपीआई-एमएल है, चाहे और अगर हम सहनी की बात करें, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के चलते ही, कांग्रेस को और 70 सीटें नहीं दी जाती और सीपीआई-एमएल को 19 से अगर 29 सीटें दी जाती, तो मामला कुछ और रहता और तेजस्वी की सरकार बन जाती। तो ये आपस में जो उनका कॉन्ट्राडिक्शन है वो जारी है। और इस बीच 2:30 बजे की जो बैठक है, सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो दिल्ली में है, वो बहुत कुछ साफ करेगी कि बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है। फिर तो आलोक, बड़ी बात यह है कि वोट अधिकार यात्रा जो इतनी लंबी चली है, उसमें आरजेडी या कांग्रेस, दोनों में से किसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है इस चुनाव में 2025 में? क्योंकि इस तरह की यात्रा 25 के पहले तक दोनों चुनाव में कभी कांग्रेस को इतना एक्टिव नहीं देखा था बिहार के चुनाव में, सड़कों पर कम से कम अगर हम बात करें। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया था राहुल गांधी ने जो अभियान, तो आपने कब यात्रा शुरू की? चुनाव से एन वक्त पहले आपने यात्रा शुरू की, जमीन पर आपने अपने पैर रखे। बाकी 4 साल, 4.5 साल कांग्रेस को बताइए कौन सा ऐसा जन आंदोलन बिहार में उन्होंने छेड़ा। 19 विधायक उनके थे, राज्यसभा से सांसद हैं, लोकसभा में उनके सांसद हैं। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि एनडीए के खिलाफ किसी मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर आई थी। ऐसा नहीं हुआ 4.5 साल तक। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो राहुल गांधी की यात्रा हुई, और जो यात्रा मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल ग्राउंड पर हूं यहाँ पर। जो वोट अधिकार यात्रा थी, जिसमें कहा गया वोट चोरी की बात उठाई गई, ये मुद्दा बिल्कुल सिरे से खारिज है। अगर जनता के बीच आप जाएंगे तो जनता से पूछेंगे तो ये मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जैसे वोट अधिकार यात्रा समाप्त हुआ तो तेजस्वी को लगा कि हमने जो मुद्दा उठाया वो जनता के बीच, जनता ने उसको हाथों हाथ नहीं लिया। तब उन्होंने फिर बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, और बिहार अधिकार यात्रा में उन्हीं मुद्दों को उठाया जब वो 2020 में उठा रहे थे। पलायन, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, इन जो जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा करके उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। क्योंकि तेजस्वी को भी ये लग गया कि ये वोटर अधिकार यात्रा, यानी वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया इलेक्शन कमीशन पर या सरकार पर, वो
जनता के बीच वो मुद्दा बन नहीं पाया। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुद्दा यहाँ पर अभी अगर आप आम जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे वोट चोरी का मुद्दा, तो उनके लिए वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इसमें जो नीतीश सरकार ने काम किया है उसमें और वो बेहतरी चाहते हैं। महिलाओं से जब मैं अगर बात करता हूं तो कहिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे वो पुलिस बल में आरक्षण की बात हो, महिलाओं को जीविका दीदी को जो 10,000 रुपया देने की बात हो। तो ये नीतीश कुमार के बारे में महिलाओं का या एनडीए गवर्नमेंट के बारे में महिलाओं का ये ख्याल है। और महिलाएं जो है यानी आधी आबादी है जो एनडीए का कोर वोट बैंक है, और उस कोर वोट बैंक अगर सड़कों पर निकल आता, मतदान केंद्रों तक पहुंच जाता है, तो एनडीए के लिए रास्ता काफी आसान हो सकता है। अब ऐसे में आलोक, ये भी माले का जो पूरा एक तरह से राजनीतिक चुनाव की भागीदारी है और अपना जो एक स्थापित जो उनका परंपरागत जो एक वोट बैंक अगर हम माले का कहें तो एक बड़ा समर्थन बिहार से रहा है। हम जानते हैं 2014 में मरकज की राजनीति से बाहर, 4 में माफ करिएगा, मरकज की राजनीति में सेंटर में शामिल होने के बाद, फिर बाहर होने के बाद भी अपने जनाधार को इंटैक्ट रखा है माले ने। महागठबंधन में दावेदारी की अगर हम बात करें तो एक भरोसेमंद साथी माले दिखाई देता है। ऐसे में माले इस बार जब टिकट बंटवारा या फिर प्रत्याशियों की तलाश कर रहा है तो किन चेहरों को चुन रहा है, क्या युवाओं को चुन रहा है माले? आलोक, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे हम ले चलेंगे अपने दर्शकों को इस समय हैदराबाद हाउस, दिल्ली। His Excellency Mr. Hurel Sokukhna, President of Mongolia, Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you all to this ceremony. We will begin with exchange of a few MOUs and agreements showcasing wide-ranging aspects of India-Mongolia strategic partnership. The first two documents pertain to the MOU on cooperation in humanitarian aid and assistance between the Government of the Republic of India and Government of Mongolia, and agreement on Indian grant assistance for implementation of quick impact projects between the Government of Republic of India and Government of Mongolia. These documents will be exchanged by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister from the Indian side, and Mr. Sen Buan Amar Saikhan, Deputy Prime Minister of Mongolia from the Mongolian side. The next two documents are the Agreement on Cultural Exchange Program for the years 2025 to 2029 between the Ministry of Culture of the Republic of India and the Ministry of Culture, Sports, Tourism and Youth of Mongolia, as well as the MOU on restoration project of Bogd Khan Winter Palace between Archaeological Survey of India and the Ministry of Culture, Government of Mongolia. These two documents will be exchanged by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, and Ms. Batmunk Batsetseg, Minister of Foreign Affairs of Mongolia. The next two documents are the MOU to enhance and strengthen cooperation on immigration matters between the Bureau of Immigration of the Ministry of Home Affairs of the Republic of India and the Immigration Agency of Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia, and the MOU on cooperation in the fields of geology and mineral resources between the Indian Ministry of Mines and the Mongolian Ministry of Industry and Mineral Resources. These two documents will be exchanged by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary, and His Excellency Mr. Damba Jav Gambul, the Ambassador of Mongolia in New Delhi.
The next document is the MOU on the promotion of cooperatives between the Ministry of Cooperation of the Republic of India and the Government of Mongolia. This document will be exchanged by Sri P. Kumaran, Secretary East from the Indian side, and His Excellency Mr. Damba Jav Gambuld, Ambassador of Mongolia in New Delhi. The last two MOUs pertain to the cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation between the Ministry of Electronics and Information Technology of India and MODDIC of Mongolia. The MOU on cooperation in various fields such as arts and culture, sports, education, tourism between the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Administration on Union Territory of Ladakh, Republic of India, and Arkhangal Province of Mongolia. These documents will be exchanged by Mr. Atul Malhari Gotsurbe, Ambassador of India to Mongolia, and His Excellency Mr. Dambajav Gambuld, Ambassador of Mongolia in New Delhi. The last MOU is the MOU on cooperation in arts, culture, sports, education, and tourism between the Ladakh Autonomous Hill Development Council, the Administration of Union Territory of Ladakh, Republic of India, and Arkhangal Province of Mongolia. This document is exchanged by Mr. Atul Malhari Gotsurbe, Ambassador of India to Mongolia, and His Excellency Mr. Byambado Seren Nadmid, Governor of Arkhangal Province of Mongolia. Now we shall witness the joint release of the postal stamps commemorating the 70th anniversary of the India-Mongolia diplomatic relations. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. Khurelsukh Ukhna, Honorable President of Mongolia, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, President Khurelsukh, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। शहीन बहनों, राष्ट्रपति खुरेलसुख और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 6 वर्ष के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक बहुत विशेष अवसर है और ये यात्रा तब हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैंप जारी किया है जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। साथियों, आज हमारी मुलाकात की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण से हुई। राष्ट्रपति खुरेलसुख ने अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पर जो वटवृक्ष लगाया है,
वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी गहरी मित्रता और पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। फ्रेंड्स, 10 साल पहले मेरी मंगोलिया यात्रा के दौरान हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले एक दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। साथियों, भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को और प्रगाढ़ बनाने और इन ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हम गंदन मोनेस्ट्री में एक संस्कृत शिक्षक भी भेजेंगे ताकि वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। हमने 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है और आज हमने तय किया है कि नालंदा और गंदन मोनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। हमारे संबंध केवल केंद्र सरकारों तक सीमित नहीं है। आज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। फ्रेंड्स, भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की
$1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी गहरी मित्रता की मिसाल है। साथ ही आज हमें कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रहे हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मंगोलिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हम यह भी प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिजिटल, माइनिंग, कृषि, डेयरी और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। एक्सेलेंसी, हमारे संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच विश्वास और मैत्री की ठोस नींव पर टिके हैं। साझी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता इन्हें सींचता है। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार फिर आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा और भारत के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और मित्रता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बायरला, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Khurel Sukh Ukhna, Honorable President of Mongolia, to give his remarks to the media. Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд Нарендра Моди энд хүрэлцэн ирсэн хэвлэлийн төлөөлөгчдөө та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мянгаар хэмжигдэх агуу соёл иргэншлийн өлгийн нутаг үзэгсэн бохраа орноо бид бүхний халуун дотноор хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж буй эрхэм хүндэт ерөнхий сайд танд болон энтэг улсын төр засаг найрсаг ард түмэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Сүрлэг Гямлан улс өнгө алгалсан өв соёл, эртний гүн ухаан, орчин цагийн хөгжил дэвшлиг хослуулсан энтэг улсад хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 70 жилийн өг тохиолдуулан Монгол улсын төрийн тэргүүн төрийн ажлал хийж байна. Монгол улс энтэг улсыг өөрийн 3 дахь хөрш Өмнөд Аз энтэг номхон далайн бүс нутаг дахь оюун санааны ихтгэлт түнш хэмээн үздэг бөгөөд манай хоёр улсын стратегийн түншлэлийн харилцааг улам бүр гүнзгийрүүлж хамтын ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг гэдгийг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд таны удирдлага дор өдрөөс өдөрт өргөжин хөгжиж буй энтэг улсын өрнөө их хөгжил дэвшил, ард түмний найрсаг зочломтгой зан чанар, баялаг өв уламжлал, түүх соёлтой бид бүхэн ойр дотн танилцж байгаадаа бас сэтгэл хангалуун байна. Ган бүрний урсгал дугай адил амгалан дөлгөөн энтхийн ард түмэн уудам тал нутаг шиг уужим сэтгэлтэй Монголын ард түмний учрал холбоо нь одоогоос 2500 жил буюу хүнөө гүрний үеэс ихтэй бөгөөд энтхийн гүн ухаан бурхан шашны ариун сургаалыг эрхлэн хүндэлсэн бидний өвөг дээдсийн уламжлалт найрсаг харилцаа өнөө цагт оюун санааны хөршийн хуваар улам гүнзгийрэн хөгжсөөр байна. Ажиллагааны түүхт 60 жилийн ойгоор эрхэм хүндэт ерөнхий сайд Нарендра Моди таны мөнх дөнгөрийн орон манай сайхан улсад хийсэн анхны ажил нь манай хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлийн өндөр түвшинд хүргэж
харилцаа хамтын ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх үндэс суурийг тавьж байсан юм а. Тэгвэл энэ удаагийн төрийн ажлын хүрээнд Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд та бид Монгол энэтхийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны 70 жилийн үр дүнг олонт амжилтыг дүгнэн хэлэлцэж цаашдын харилцаа хамтын ажиллагааны хэдийн төлөв тэргүүлэх чиглэлүүдэд хамтран тодорхойлж газрын зураг зурж Монгол энэтхийн харилцааны түүхийн нэгэн шинэ хуудсыг хамтдаа эхлүүлж байгаадаа миний бие баяртай байна. Та бидний яриа хэлцээний дүнгээр Монгол улс бүгд найрамд энэтхэг улсын стратегийн түншлийг хөгжүүлэх тухай хамтарсан мэдээллийг бид гаргалаа. Мөн Монгол энэтхийн харилцаа хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бэхжүүлж, худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, эрчим хүч, уул уурхай, мэдээллийн технологи, соёл хүмүүнлэг, залуучууд, спорт, соёл урлаг зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн засгийн газар хоорондын болон байгууллага хоорондын 10 гаруй баримт бичгийг бид энэтхэг улсын Виксит Бахрат 2047 үндэсний хөгжлийн стратегтэй уялдуулан хоёр улсын хамтын ажиллагааг бүх талаар өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар бид санал бодлоо солилцсон. The construction of the oil refinery, a flagship symbol of Mongolia-India cooperation, is of strategic importance for ensuring Mongolia's economic security and the further prosperity of our country. I want to express my deep gratitude to the government and companies of India, as well as to you, the Honorable Prime Minister, for your all-round support and collaboration for the successful implementation of this project. The intergovernmental agreement signed within the framework of this visit, namely the Memorandum of Understanding on the Promotion of Cooperatives and the Agreement on Cooperation in India and Grant Assistance for Implementation of Quick Impact Projects, will not only support Mongolia's regional development concept, but also greatly contribute to empowering local communities, empowering citizens' livelihoods, and promoting the growth of small and medium-sized enterprises. I am pleased to underscore that both sides share similar views on the significance of exploring new transport and logistics connections and gateways to enhance our trade and economic cooperation, as well as jointly utilizing the potential of third country ports and transport corridors, sharing experience in road and railway development, and examining the feasibility of establishing regular direct flights and increasing transit connections between our two countries. In this regard, a Mongolian air carrier is preparing to operate charter flights to New Delhi and Amritsar starting later this year, which will make a substantial contribution to expanding our bilateral relations and cooperation, including tourism and business sectors. We also signed the Memorandum of Understanding for Cooperation in the field of geology and minerals resources, which creates broad opportunities by opening a new avenue for expanding collaboration and increasing investment between our two countries. Mongolia highly values India's significant contribution to the global energy transition, which further consolidates its established position as a global leader in the energy sector and initiates the International Solar Alliance. And taking this opportunity, I would like to reaffirm Mongolia's position to join this alliance. We believe it's fitting to introduce India's best practices in sheep wool processing, particularly its globally recognized carpet and textile production, to Mongolia's under Mongolia's White Gold program, and agreed to seek possibilities to work on raw material supply, human resource exchange, and jointly export value-added products to the global market by combining the strengths of our two countries. I am fully confident that the Mongolia-India Business Forum to be held in New Delhi during this visit will serve as a vital platform for further expanding mutually beneficial economic cooperation and supporting our communities of business, entrepreneurs, and wealth creators. Moreover, the signing of the Memorandum of Understanding on the cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation during this visit marks another milestone in elevating our collaboration in this area to a higher level and defining its future trajectory. The India-Mongolia Friendship Secondary School, which is built under Your Excellency Prime Minister's decision, will play a valuable role in strengthening the friendship and ties among our children and youth, the future of our two nations.
I also have my full faith that Mongolian youth studying in India under the President Scholar 2100 program, spearheaded by the President of Mongolia, will serve as a bridge of friendship between our two peoples, proudly carrying forward the shared traditional legacy of friendly relations and partnership between our two nations. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian and also I'm grateful for the government of Mongolia for announcing the number of scholarships to be extended for Mongolian students. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian Grand Theatre National Art are performing the Beautiful Land of Mongolia concert in New Delhi for the first time. The concert will indeed delight our Indian friends with melodies from our vast steppes, creating unforgettable memories together. And during our meetings, we have discussed one of the main areas of our bilateral cooperation, which are the cultural and the sport ties. Honorable Prime Minister, I want to express my sincere appreciation for how your contributions and efforts continue to play a tremendous role in expanding and deepening the relations and cooperation between our two countries. I have complete confidence that the outcomes of our discussions and the agreements we reached will come to fruition, bringing prosperity to our two nations and benefiting our peoples, thereby catalyzing the growth of Mongolia-India relations and cooperation even further. May the friendship between our two peoples continue to blossom for generations to come, and may the partnership between Mongolia and India, spiritual neighbors that share historic bonds, flourish for eternity. The Honorable Prime Minister, taking this opportunity, I reaffirm my invitation for you to pay a state visit to Mongolia, the land of the eternal blue sky with ancient history, at a time of your convenience. I'm very delighted to say this in your beautiful palace. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements and this event. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. मोदी के बीच 9 समझौते और समझौता ज्ञापनों को लेकर सहमति बनी है, जिसने तय किया है कि आने वाले समय में मंगोलिया और भारत के बीच कई ऐसे नए क्षेत्रों को भी चुना गया है सहयोग के लिए। मंगोलिया में विकास परियोजनाओं को एक तरह से वित्तीय सहायता को जारी रखने, उस सहयोग को बढ़ाते हुए साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्रों में नई संभावनाओं को तलाशने तक कई ऐसे नए क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए हैं। क्या बड़ी बातें रहीं प्रधानमंत्री के संबोधन की, ये आपको बताते हैं। दोनों ही देशों के बाद के 70 सालों की साझेदारी है। 6 वर्ष के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री ने इन बातों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मंगोलिया की रणनीतिक साझेदारी में नया आयाम आया है। दोनों ही देशों की 70 सालों की साझेदारी में नए आयाम जुड़े हैं। रक्षा और सुरक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत का समर्थन करते हैं। दोनों ही देश इस विचार से सहमत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मंगोलिया अगले वर्ष बुद्ध के अवशेष भारत से मंगोलिया जाएंगे और बौद्ध धर्म भारत और मंगोलिया को बहुत नजदीक लेकर आता है। मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा दिया जाएगा। कई ऐसे बड़े ऐलान दोनों नेताओं की इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद किए गए हैं। दोनों देशों को संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत मंगोलिया में युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा प्रायोजित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने 70 सालों की साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताया कि पिछले 1 दशक में हमारी साझेदारी में नई गहराई आई है। 2015 में राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमाएं भले ही हमें नहीं जोड़ती हैं, लेकिन मंगोलिया हमेशा से भारत के लिए एक पड़ोसी देश रहा है। भारत की मदद से ऑयल प्रोजेक्ट मंगोलिया में बन रहा है, जो मंगोलिया को मजबूती देगा। तो ऊर्जा जरूरतों को आने वाले समय में मंगोलिया की पूरा करेगा भारत। भारत मंगोलिया में तमाम विकास कार्यों को अपनी वित्तीय सहायता और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए वहीं ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कई नए क्षेत्रों का एक तरह से चुनाव किया गया है, उसमें सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हमारे साथ जुड़ गई है।
भारत मंगोलिया संबंधों पर और चर्चा करने के लिए प्रोफेसर जोशी हम आएंगे, जो 9 समझौते हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भावी जो अभी की जो वैश्विक राजनीति है भारत और मंगोलिया के संबंधों पे सबसे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं कि किस लिए मंगोलिया भारत के लिए अहम है और मंगोलिया के लिए भारत। ऋतु जी, वर्तमान जो उथल पुथल की परिस्थिति पूरे वैश्विक राजनीति के परिदृश्य पर बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में मैं लगातार देख रही हूं कि भारत के जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनकी यहाँ यात्रा का मोमेंटम बना हुआ है। लगातार हमने देखा बीते दिनों कैसे जर्मनी के विदेश मंत्री आए हुए थे, उसके पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए, और अब हम देख रहे हैं अभी अफगानिस्तान से भी विदेश मंत्री का यहाँ आगमन हुआ है, और इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हुए थे, और अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका आगमन हुआ है 6 वर्षों के बाद। और भारत और मंगोलिया की यदि बात करें तो इन्हें आध्यात्मिक बंधुओं के रूप में जाना जाता है, और मंगोलिया खुद भारत को अपने आध्यात्मिक पड़ोसी देश के रूप में जानता है। तो एक 70 वर्षों का यदि हम देखें तो कूटनीतिक संबंधों का इतिहास है अपना, और 2015 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मंगोलिया की यात्रा की थी तो इसको एलिवेट करते हुए हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया था। यदि हम मंगोलिया के लिए भारत के महत्व को देखें तो न सिर्फ जो लंबे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, एक बौद्ध धर्म का जो सेतु है वो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से लोगों को जोड़ता है आपस में और महत्वपूर्ण है। मैं यदि सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से देखूं तो मंगोलिया में भारत ने लगभग $1 बिलियन का निवेश 2022 में किया। यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी को स्पॉन्सर किया, इसको एस्टेब्लिश किया। तो मंगोलिया की जो ऑयल रिफाइनरी से जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं ऋतु जी, उसका लगभग 73 से 75% जो है इस रिफाइनरी से पूरा होता है। तो भारत को देखें तो एक निवेशक के रूप में, फिर हम देखें कि मंगोलिया की जो इकोनॉमी है वो एक माइनिंग बेस्ड इकोनॉमी है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी मौजूदगी है। तो माइनिंग एक बहुत बड़ा ऐसा एक कारक है इनकी अपनी इकोनॉमी के लिए। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार भारत का निवेश और भारत को एक सहयोगी की भूमिका में मंगोलिया जिस प्रकार से देख रहा है, और फिर सप्लाई चेन्स की दृष्टि से भी भारत को एक सहयोगी के रूप में मंगोलिया देख रहा है। भारत के लिए यदि मैं कहूं कि मंगोलिया को देखें तो जिस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध है, एक विश्वास का नाता है, तो फिर निश्चित तौर पर वो सामरिक दृष्टि पर रिश्तों को आगे ले जाता है। तो न सिर्फ ज्वाइंट एक सैन्य अभ्यास दोनों ही देश करते हैं जिसको नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक ये विशेष डिक्लेरेशन है, इसका भी दोनों देश पार्ट है। और खान क्वेस्ट नाम से जो एक द्विवर्षीय संयुक्त अभ्यास होता है, इसका भी पार्ट है दोनों ही देश, और ये जो है ये मंगोलिया के द्वारा किया जाता है। तो एक सांस्कृतिक रिश्तों की वजह से सामरिक रिश्ते सुदृढ़ है, और व्यापार के स्तर पर, निवेश के स्तर पर भी भारत के लिए मंगोलिया और मंगोलिया के लिए भारत दोनों ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार की स्थितियां फिर हम चीन के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो चीन के विरोध के बावजूद भारत ने यूनाइटेड नेशन समेत अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय मंच हैं उनमें किस प्रकार से मंगोलिया की सदस्यता हो और मंगोलिया को किस प्रकार से एक नेतृत्व की भूमिका भी मिले, इसके लिए भारत लगातार प्रयास करते आ रहा है। इसीलिए हमने आज जो दोनों ही देशों के प्रधानों के वक्तव्य सुने, एक साझा विश्वास की जो जड़ है वो दोनों देशों को साथ में बांधती है। बहुत हजारों वर्षों के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, और फिर आज की स्थिति में यदि हम भविष्य की दृष्टि से देखें तो जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात आ जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखिए आज कुछ MOUs भी साइन हुए। तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये यात्रा, दोनों देशों के जो संबंध है ऋतु जी वो महत्वपूर्ण। जी प्रोफेसर जोशी, ये भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि जब इस तरह के दौरे होते हैं तो आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी अगर विपक्ष लद्दाख को लेकर करता है तो वो क्या किस तरफ इशारा कर रही है? ऋतु जी, जिस स्थिति में हम अभी वर्तमान पूरे एक समय में देख रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे यहाँ यात्राओं के दौर की बात करें या जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने SCO में शिरकत की थी, उसके पहले थोड़ा ले जाऊं तो ऑपरेशन सिंदूर की ओर ले जाऊंगी, तो ऑपरेशन सिंदूर भी जब हुआ था तो इसके बाद जो लगातार इसके बाद जब ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए, इसमें हम भारत में एक जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और एक राजनीतिक हम देख रहे हैं कि एक किस प्रकार से पूरा मोमेंटम बनना शुरू हो गया कि भारत सरकार की विदेश नीति का विरोध किया जाए। लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लग जा रहे हैं, तो ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक देखिए मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें हर देश अपने
अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय ले रहा है। भारत भी अभी जिस प्रकार से लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, उसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को, अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निर्णय ले रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति अभी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो इसमें एक भारत सरकार का, भारत का, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, न कि एक अननेसेसरी क्रिटिसाइज करके सरकार को और फिर एक कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन की भूमिका में। जी, प्रोफेसर अंशु, हमारे साथी संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, 9 समझौते हुए हैं, किस तरह से 70 सालों की राजनयिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम पर ये 9 समझौते ले जा रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये 70 साल की जो राजनयिक साझेदारी है और उसके साथ साथ 10 साल की रणनीतिक साझेदारी है, तो एक बहुत ही लंबी यात्रा है भारत और मंगोलिया के बीच में। 1995 में ही भारत और मंगोलिया के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे और उसमें जबकि मंगोलिया एक कम्युनिस्ट देश था, आज मंगोलिया एक लोकतांत्रिक देश बन गया है और लगातार कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, और हमने देखा है कि भारत और मंगोलिया के बीच में पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस बहुत सारे हुए हैं। आज भी वो स्पीकर से मिलेंगे, लोकसभा के स्पीकर से। तो मंगोलिया भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मंगोलिया उससे सीखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं को जिया जाए। क्योंकि अभी मैं यहाँ के कुछ संवाददाताओं से मंगोलिया से जो आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था, तो उनका भी एक कहना है कि देखिए, हाँ, हमने तो ट्रांजिशन किया है कम्युनिज्म से लोकतंत्र में, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सारी पुरानी चीजें रह जाती हैं। उन चीजों को कैसे भारत कर रहा है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव्स के बारे में एक समझौता हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में, कोऑपरेशन इन कोऑपरेटिव्स। तो किस तरीके से भारत का जो कोऑपरेटिव का एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से सफल हो रहा है और किस तरीके से जो भारत जो है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से एक लोकतांत्रिक परंपरा को ग्रास रूट तक ले जा रहा है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात कही जो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि हमने विजन 2030 बनाया है, जो भारत के विजन 2047 जो विकसित भारत का विजन है उसके आधार पे हमने बनाया है। तो निश्चित तौर पे मंगोलिया की कोशिश ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जो भारत से सबसे खुला बाजार है और सबसे तेजी से विकसित होता हुआ विकासशील देश है, ऐसे में भारत के जो कह सकते हैं कि मॉडल कुछ चीजें हैं, उन मॉडल चीजों को अपनाया जाए। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो रेयर अर्थ के जो काफी महत्वपूर्ण जो खनिज है, जो दुर्लभ खनिज है, दुर्लभ खनिज के रूप में जो भारत और मंगोलिया के बीच का जो MOU साइन हुआ है, यह बहुत एक महत्वपूर्ण करार है। बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 9 समझौते एक नए आयाम को जोड़ रहे हैं, भारत और मंगोलिया के सदियों पुराने संबंधों में एक नई दिशा तय कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने एक तरह से ये कहा कि पड़ोसी न होते हुए भी दोनों ही देश एक दूसरे के लिए पड़ोसी की तरह से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु, आपका भी, और अखिलेश सुमन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत मंगोलिया संबंधों पर विश्लेषण के लिए। मिड डे प्राइम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।